नमस्कार मित्रों। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं गौड़ जनजाति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य। इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी एग्जाम में गौड़ जनजाति से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो देखिए, आप हमारे चैनल को लाइक करा कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। यहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथमेटिक्स और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक पूरी तरह से निःशुल्क सीरीज कि इसको ज्वाइन करने के बाद आपकी फ्री में पूरी तरह से पढ़ाई घर पर बैठे बैठे ही की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम गौड़ जनजाति के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हमारा आता है गौड़ जनजाति का एक सामान्य परिचय। तो देखिए, गौड़ शब्द ये आया है तेलुगु भाषा के कोड़ शब्द से। इस कोड़ शब्द को आप याद रखिएगा, एग्जाम में ये एमसीक्यू बनता है कि गौड़ शब्द कहां से आया है। तो तेलुगु भाषा का कोड़ शब्द और इसका अर्थ होता है पर्वत। चूंकि ये गौड़ जनजाति के लोग मुख्य रूप से पर्वतों पर निवास करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला गया है, गौड़। कोड़ शब्द से बन गया है गौड़ और फिर इसका अर्थ होता है पर्वत। अब देखिए, गौड़ जनजाति के लोग स्वयं को क्या बोलते हैं कि भगवान महादेव, भगवान शिव के ये वंशज है। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आता है कोयतर शब्द कि गौड़ जनजाति क्या बोलती है कि ये लोग कोयतर हैं। गौड़ स्वयं को क्या बोलते हैं, कोयतर। तो कोयतर का अर्थ हिंदी में होता है पर्वतवासी। जैसा कि मैंने आपको पहले स्टेटमेंट में बताया कि तेलुगु भाषा के कोड़ शब्द से ही क्या बना है, पर्वत। तो ये स्वयं को क्या बोलते हैं, पर्वतवासी, क्योंकि इनका मुख्य निवास स्थान कहां है, पर्वत पर। अब क्या आता है बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट कि जो गौड़ जनजाति है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत में कहने का मतलब है जो ट्राइब की जनसंख्या है, यदि हम सभी ट्राइब्स को गिने तो सबसे ज्यादा किस ट्राइब की जनसंख्या मिलेगी, गौड़ जनजाति की। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है एमपीपीएससी के अनुसार कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति क्या है, भील। तो भील के बाद में दूसरा स्थान किसका है, गौड़ का। अब देखिए, एक आता है अगला पॉइंट कि गौड़ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समूह है। तो पहले मैं मीनिंग क्लियर कर देता हूं, कहने का मतलब क्या। देखिए, क्या होता है, हर ट्राइब में अलग अलग उपजातियां होती है। यदि इस गौड़ों की सभी उपजातियों को भी गौड़ों में ही गिन लिया जाए तो ये क्या होगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा समूह भी बन जाएगी। अभी क्या है, उपजातियों को साथ में नहीं मिलाया गया, इसलिए इसके कारण से भीलों के बाद इनका स्थान दूसरा है। यदि उपजातियों को भी मिला दिया जाएगा तो भारत की एज वेल एज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति क्या होगी, गौड़। तो ध्यान रखिएगा कि अनुसूचित जनजाति समूह के आधार पर नंबर 1 है, और यदि हम सेपरेट गिनते हैं तो भीलों के बाद नंबर 2। चलिए अब आगे चलते हैं अपन। देखिए, अब जैसा मैंने आपको पिछले भील ट्राइब के वीडियो में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, आप उस वीडियो को भी देखना, आपको भील जनजाति के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। वो आता है इनकी प्रजाति ओरिजिन। तो ध्यान रखिएगा, ये जनजाति जो है द्रविड़ मूल की जनजाति है। हमारी जो गौड़ जनजाति है वो किसको बिलोंग करती है, द्रविड़ ओरिजिन है। ये आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए, आगे जो है इनके फीचर्स के बारे में बताया गया है कि गहरा काला रंग, मोटे होठ। तो देखिए, भारत की मोस्टली जनजातियों की यही विशेषताएं होती है कि गहरा काला रंग, गहरे काले बाल और जो है मोटे होठ। ये लगभग सभी जनजातियों में, मोस्टली, सभी में तो ना कहें, मोस्टली जनजातियों में ये बात कॉमन होती है। ये एक प्रकार से एक्सप्लेनेशन है। चलिए अब आगे चलते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ, हमारे अगले। अब देखिए, अगला आता है इनका निवास स्थान। तो वैसे ध्यान रखिएगा, गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है, झारखंड और बिहार में भी है। पर इनका मेनली जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो ध्यान रखिएगा, जिससे हम एमपीजीके की बात कर रहे हैं तो मोस्टली मध्य प्रदेश के ये बालाघाट जिले, बैतूल, सिवनी, मंडला और नर्मदापुरम जिले में है। अब देखिए, एक पॉइंट है कि छिंदवाड़ा। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गौड़ जनजाति कहां पर है, छिंदवाड़ा में। 6.25 लाख के लगभग इनकी जनसंख्या सिर्फ एक ही जिले में बिलोंग करती है। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आता है जैसे दिया कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत। तो देखिए, मैंने आपको बताया ही कि गौड़ जनजाति मोस्टली कहां पर रहती है, पर्वतों पर। तो जो पर्वतीय क्षेत्र है जैसे मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सतपुड़ा, तो यहां पर इनकी जनसंख्या कुछ ज्यादा पाई जाती है।
पर आप जिले जरूर याद रखिएगा, और ये छिंदवाड़ा जिला जहां पर सबसे ज्यादा इनकी जनसंख्या है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला महत्वपूर्ण बिंदु, एग्जाम ओरिएंटेड हमारा। अब देखिए आता है इनका महत्वपूर्ण बात, उपजातियां। देखिए उपजातियों को दो भागों में बांटा गया है, एक काम के आधार पर और दूसरा कहें सामाजिक आधार पे। ये हम जो देख रहे हैं ये क्या हो गया, एक प्रकार से कार्य के आधार पे। तो देखिए सभी पॉइंट्स आप याद रखना, ये एग्जाम में ऐसे कैसे पूछे जाते हैं। देखिए इनकी सबसे पहली महत्वपूर्ण जनजाति आती है अगरिया। आपने रोड किनारे देखा होगा बहुत सारे जनजाति के लोग लोहे से रिलेटेड चीजें बनाते रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अगरिया। और ये क्या करते हैं, लोहे से रिलेटेड अलग अलग चीजें बनाते रहते हैं, जैसे घरों के बर्तन, छोटे मोटे लेवल पर हथियार या छोटे मोटे स्तर पर औजार बनाना। अब देखिए आता है अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता, तो लोहासुर। ये ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता कौन है, लोहासुर। और जनजाति के लोग ये बोलते हैं कि ये कहां पर रहते हैं, एक धधकती हुई, बहुत तेज जलती हुई, धधकती से कहने का मतलब क्या, तेज जलती हुई भट्टी, उसके अंदर इनके देवता लोहासुर जो है निवास करते हैं। अब देखिए गोड़ों में प्रधान किसको बोला जाता है, वो गोड़ व्यक्ति जो मंदिरों में पूजा करते हैं। जहां गोड़ जनजाति के मंदिर हैं वहां पर पूजा करने वाले को क्या बोला जाता है, प्रधान। हम जैसे सामान्यतः पुजारी बोलते हैं, गोड़ जनजाति में क्या बोला जाता है, प्रधान। अब देखिए आता कोलाई भूतीस। तो देखिए गोड़ जनजाति के वो लोग जो लोगों का मनोरंजन करते हैं, नाच गाना करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कोलाई भूतीस। इस तरह के लोगों को आपने कई बार सड़कों पर, दूसरी जगहों पर तमाशा करते हुए देखा होगा। अब देखिए आते हैं ओझा। ओझा होते हैं एक प्रकार से जो तंत्र क्रिया करते हैं कि लोगों की बीमारी दूर कर देना और इसी तरह के दूसरे कार्य, तो वो क्या कहलाते हैं, ओझा। अब आते हैं सोलहस। तो सोलहस होते हैं बढ़ाई, लकड़ी का काम करने वाले, फर्नीचर, खिलौने बनाना, ये सारे काम कौन करते हैं, सोलहस। तो देखिए इनके नाम और वर्क याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, और ये लोहासुर का नाम काफी महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिए आगे चलते हैं अपन उपजातियों के बारे में और आगे जानकारी लेते हैं। देखिए जैसा मैंने अभी आपको कहा कि दो तरह से वर्गीकरण है। अब इसके अलावा देखिए दो उपजातियां और, जिन्हें बोला जाता है राजगौड़ और धुरगौड़। तो ये कहें आर्थिक आधार पर या सामाजिक आधार पर वर्गीकरण हो गया कि गौड़ जनजाति में वो लोग जो काफी पढ़ लिख लिए हैं या फिर संपन्न हो गए, वो क्या कहलाते हैं, राजगौड़। और वो गौड़ जनजाति का वो हिस्सा जो आज भी मजदूरी करता है या छोटे मोटे कार्य करता है, वो क्या कहलाते हैं, धुरगौड़। अब देखिए मध्य प्रदेश की यदि आप बात करें तो मध्य प्रदेश में ज्यादातर धुरगौड़ निवास करते हैं। राजगौड़ आज की तारीख में ज्यादातर छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, वहां के गौड़ जनजाति के लोग अधिक संपन्न हैं। अब देखिए जैसे रहा राजगौड़, तो कुछ मात्रा में जो राजगौड़ है वो सागर में, नर्मदापुरम और दमोह में मिलते हैं। ऐसा नहीं कि राजगौड़ मध्य प्रदेश में जीरो है, छोटे मोटे ही बचे हैं। मोस्टली जनसंख्या राजगौड़ की कहां है, छत्तीसगढ़ में। अब देखिए धुरगौड़, तो ये क्या करते हैं, मजदूरी। और इसके बाद धुरगौड़ जैसा लिखा भी है कि छत्तीसगढ़ में अधिक निवास करते हैं, मैं आपको बता ही चुका हूं। तो बस ध्यान रखिएगा, आर्थिक रूप से संपन्न क्या कहलाते हैं, राजगौड़, और निर्धन गौड़ क्या कहलाते हैं, धुरगौड़। ये अपना मेन लिए। और एमपीपीएससी के हिसाब से आप जिले जरूर याद रखना, सागर, नर्मदापुरम, दमोह। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अपन महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ। अब आता है देखिए निवास स्थान। वैसे देखिए निवास स्थान में एक चीज ध्यान रखना, ज्यादातर जनजाति का निवास स्थान जंगली एरिया, पहाड़ और एक प्रकार से आइसोलेटेड एरिया होते हैं। और इनके घर भी सामान्यतः एक ही प्रकार से बने होते हैं। सभी जनजाति में बात कॉमन ही होती है कि इनके घर जो है लकड़ी के बने होते हैं, कच्चे बने हुए होते हैं, ऐसा कुछ। हाँ, हमारे समाज में धीरे धीरे चेंज आ रहा है, ट्राइब के लोग भी संपन्न हो जाते हैं, पक्के मकानों में रहने लग गए। तो इस पॉइंट को आप थोड़ा अपने कॉमन सेंस से एग्जाम में कर लेना, कोई स्पेशली याद करने की जरूरत नहीं है कि दुर्गम जंगलों में रहते हैं, घने जंगलों में, पहाड़ों पर, मैदानी क्षेत्र में। तो सभी ट्राइब की समान स्थिति है पूरे भारत में, और वही इनके मकान घास फूस मिट्टी के बने होते हैं। तो आप ऐसा ना सोचिए कि इनका स्पेशल है, लगभग हर ट्राइब में ये पॉइंट कॉमन होता है। चलिए आगे चलते हैं अब अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपने। देखिए देवी देवता, तो देखिए इससे रिलेटेड प्रश्न भी आते रहते हैं। आपको समस्या ये भी आती होगी कि कुछ कॉमन है। तो देखिए ये मूल रूप से तो सभी ट्राइब हिंदू ही हैं, सभी हिंदू देवी देवता इनके लिए पूजनीय होते हैं।
पर कुछ अलग अलग कारणों से भी देवता देवी देवता होते हैं। तो देखिए आप इनको नाम ही याद रखना, ठाकुर देव, दूल्हा देव। दूल्हा देव लगभग सभी ट्राइब में महत्वपूर्ण होते हैं। फिर खैर माता, बड़ा देव, बूढ़ा देव। अब देखिए आगे दिया है पीपल वृक्ष, नाग पूजा एटसेट्रा। तो एक ध्यान रखना, सभी ट्राइब प्राकृतिक पूजक होती है। जितनी भी बड़ी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, पानी है, नाग है, पीपल वृक्ष है, सभी ट्राइब इनकी भी पूजा जरूर करती हैं। तो कभी एग्जाम में आ जाए तो थोड़ा आप इस प्रश्न को कॉमन सेंस से कर लेना। ऐसा नहीं कि ये वाली ट्राइब पीपल वृक्ष की पूजा करती है और वो नहीं करती, ऐसा नहीं होता है। तो बस इनमें तो नाम ही याद रखने, इसका कुछ विशेष महत्व नहीं है। फिर आता है सूरज देव या नारायण देव। तो इनमें तो नाम याद करने ही पड़ेंगे। और ध्यान रखिएगा ये सब नाम लगभग सभी ट्राइब में कुछ कम या ज्यादा में कॉमन होते रहते हैं। तो आप इनमें सिर्फ नाम याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए भोजन। अब देखिए वही बात आती है जो सब ट्राइब में कॉमन है। देखिए भारत की सभी ट्राइब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों होती है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल खाना है जो सामान्यतः इंडिया में फूड अवेलेबल है वो सभी खाते हैं, ये फल सब्जियां एटसेट्रा। एक बस ध्यान रखना है ये पेज शब्द को। देखिए पेज का मीनिंग क्या, लगभग ये सभी ट्राइब में कॉमन है। भील जनजाति भी जो मैंने बताई है आपको आगे, बेगा वगैरह सभी में कॉमन है। तो देखिए पेज जो होता है, पेज, ये वास्तव में मोटे अनाज ज्वार बाजरा मक्का इसका एक सूप होता है कि बॉईल करके उसका सूप बना लिया जाता है और नमक डालकर उसको पिया जाता है। ये मोस्टली गर्मियों में यूज करा जाता है जिससे कि हेल्थ पर कुछ समस्या ना आए गर्मी के कारण। तो ये पेज को ध्यान रखना, एक प्रकार का सूप है ये जो मोटे अनाजों से बनता है। बस इतना ध्यान रखना, ये लगभग ये भी कॉमन पॉइंट ही है। ऐसा नहीं है कि दूसरे ट्राइब इसको यूज नहीं करते हैं। और भोजन में भी आप ध्यान रखें, इस अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है। सामान्यतः जो फल सब्जियां अवेलेबल होती है वही ट्राइब के लोग यूज करते हैं। चलिए अब आगे अपन चलते हैं आर्थिक जीवन। तो देखिए एज यूजुअल वही बात, वो ट्राइब के लोग जो अभी भी पिछड़े हैं वो वर्क क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे, इसके अलावा खेती करेंगे, इसके अलावा जो है वो पशुपालन और एटसेट्रा सभी। तो ये पॉइंट भी लगभग हर ट्राइब में कॉमन ही होता है। आप ऐसा नहीं सोचें कि लकड़ी काटने का काम ये पर्टिकुलर ट्राइब करती है, सभी में ये कॉमन है। बस देखिए एक जो अंतर आता है सभी, वो आता है झूम खेती। अब देखिए हम इसको क्या बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में या सामान्य शब्दों में, झूम खेती। झूम खेती का कंसेप्ट क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर एरिया को, जंगल को, मैदान को या पठार को, एक हिस्से को आग लगाकर और पुराने पेड़ पौधों को नष्ट कर देना और उसके बाद खेती के लिए यूज करना। तो देखिए झूम खेती के लिए अलग अलग ट्राइब में अलग अलग शब्द यूज करा गया है। जैसे गोड़ जो है इसको क्या बोलते हैं, दाहिया, कि झूम खेती को क्या बोला जाता है, दाहिया। तो आप इस शब्द पे ध्यान रखना, एग्जाम में यही आता है कि जो खेती, झूम खेती जो घोड़ों द्वारा करी जाती है उसको क्या बोला जाता है। तो घोड़ों के लिए स्पेसिफिक क्या हो जाएगा, दाहिया। जैसे भीलों में मैंने बताया था बेवार, पांडु एटसेट्रा। तो आप इसका ध्यान रखना, ये शब्द पर जरा फोकस करना और विशेष याद करना कि गोड़ लोग झूम खेती को क्या बोलते हैं, तो दाहिया या दहिया। ये आपको एग्जाम में थोड़ा फंसा भी सकता है, तो आप इसका ध्यान रखना। अब देखिए एक और पॉइंट दिया, वनो उपज संग्रह। वैसे गोड़ लोग जो है पर्वतों पर रहते हैं, पर्वत में काफी सारी जड़ी बूटियां उगती है, तो इसके कारण ये वनोपज या जड़ी बूटियों के काफी एक्सपर्ट भी होते हैं। ये सभी जनजातियों में कॉमन नहीं होता, भील तो जो है पहाड़ों पर कम ही रहते हैं, पर ध्यान रखना ये लगभग कॉमन जैसा शब्द है। तो वन उपज संग्रह करना, पशुपालन, मजदूरी, झूम खेती, इस पर ध्यान रखना। और मैं आपको बता चुका हूं किस तरह का प्रश्न बनता है, तो ये लगभग कॉमन ही होता है। चलिए अब आगे चलते हैं विवाह पद्धतियां। तो हम देखते हैं गोड़ जनजाति की विवाह पद्धति क्या है। तो सहमति विवाह, परिवार की सहमति से होना, दूध लौटावा यानी बुआ या मामा के लड़के से शादी करना। अब आता है लमनई। तो लमनई भी ध्यान रखना बहुत सी ट्राइब में कॉमन होता है कि शादी करने के लिए लड़का क्या होता है, लड़की के घर पर एक प्रकार से उनकी सेवा करता है और पिता के खुश होने के बाद शादी कर दी जाती है। तो ये भी बहुत सी ट्राइब में कॉमन है लमनई विवाह। अब देखिए जैसे दिया है दूध बंध, तो ये क्या होता है, वधु मूल्य, कि परिवार के लोगों को कुछ एनिमल्स या अनाज देकर शादी करना। पटोनी,
चढ़ विवाह, एकल विवाह एटसेट्रा। बस ध्यान रखना संगोत्री विवाह वर्जित होता है। तो संगोत्री विवाह, बाल विवाह गोड़ों में जो है वर्जित होता है। वैसे ध्यान रखना संगोत्री विवाह, समान गोत्र में विवाह भारत की सभी ट्राइब में जो है वर्जित होता है। इसको आप अलग से ऐसा मत सोचना कि गोड़ों की विशेषता है, ये सभी ट्राइब की है। गोड़ों की एक विवाह से संबंधित एक बहुत जो स्पेशल बात आती है वो क्या, कि इसमें बाल विवाह नहीं होते हैं। इस लाइन को आप अंडरलाइन करके रखना कि गोड़ों में एक स्पेशल नियम है। बाकी जनजातियों में कुछ स्तर पर बाल विवाह हो जाते हैं, गोड़ों में ये पूरी तरह से वर्जित होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं नृत्य। तो देखिए इसमें भी प्रश्न तो यही बनता है कि प्रमुख जनजातीय नृत्य बताइए। कुछ छोटे स्तर पर नृत्य जो कॉमन है, पर देखिए गोड़ों के एंगल से सेला पर आप विशेष ध्यान रखना, ये एग्जाम में कई आया है। कर्मा, भड़ोनी, कहरवा और सुआ, ये 5 को थोड़ा स्पेशली याद रखना। ये गोड़ जनजाति के प्रमुख नृत्य, जैसा कि आप चित्र में देख ही रहे हैं, ये ओरिजिनल फोटो है। बाकी इसमें याद ही करने पड़ेंगे, इसका कुछ इलाज नहीं है। 1-2 बार आप पढ़ेंगे आराम से याद हो जाएंगे, पर सभी जनजातियों के नृत्य जरूर याद करना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको मैंने 5 ये टिक कर दिए जो रिपीट होते चले जा रहे हैं गोड़ जनजाति से रिलेटेड एग्जाम में बार बार। चलिए अब आगे चलते हैं अपन गोड़ पर्व। तो एज यूजुअल वही बात, कि इनके प्रमुख पर्व कौन से हैं, त्योहार कौन से हैं। तो देखिए इसमें जो है ये लगभग सभी महत्वपूर्ण होते हैं, एग्जाम में आते रहते हैं। ये सभी आपको मैंने कर्मा नृत्य में भी बताया, पर्व में भी है। तो इनमें याद ही करना है, ये लगभग सारे प्योरली जो हैं गोड़ स्पेशली पर्व हैं। तो इनको सभी आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना, काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम में। चलिए अब आगे चलते हैं अपन एक महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ, साक्षरता दर। तो देखिए गोड़ों में स्पेशल पॉइंट आता है, क्या है, गोड़ जनजाति भारत की ऐसी जनजाति है जिसने अपना विकास बाकी जनजातियों की तुलना में तेजी से करा है। 60% गोड़ जनजाति जो है आज की तारीख में साक्षर हो चुकी है, और बाकी सभी जनजातियां जितनी भी भारत में पाई जाती है वो कितनी है, सिर्फ 50%। गोड़ ट्राइब जो है तेजी से विकास की तरफ बढ़ रही है। तो ये परसेंटेज याद रखना, अभी नया आया है इसलिए इसका एग्जाम में महत्व बढ़ जाता है कि 60% गोड़ जो है साक्षर है। चलिए अब आगे चलते हैं इनकी भाषा की तरफ, बोली की तरफ। तो देखिए ये ओरिजिनल फोटो है जो गोड़ी अल्फाबेट आपके सामने लिखी हुई है। अब देखिए अपन चलते हैं, तो इसके नाम याद रखना कि इनकी जो बोली, इसको क्या बोला जाता है, या तो गोंडी भाषा या फिर डोरली भाषा। टोटल ये 4 अलग अलग बोलियां प्रयोग में कर लाते हैं। एक है गोंडी, दूसरा है डोरली, और ये दोनों किससे हैं, द्रविड़ परिवार, द्रविड़ फैमिली को बिलोंग करती है ये दोनों बोलियां। अब देखिए इसके अलावा भी बची है, जैसे इंडो आर्यन। तो इंडो आर्यन परिवार की कौन सी है, हल्बी, और दूसरा मतरी। तो इस प्रकार से टोटल क्या है, 4। ये आपको मैंने हिंदी लिटरेचर के हिसाब से, साहित्य के हिसाब से सेपरेट कर दिया कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, पर चारों का नाम याद रखना, गोंडी भाषा बोली, डोरली, हल्बी और मतरी, चारों नाम याद रखना, ये आपको एग्जाम में जरूर काम आएंगे। ये गोड़ों की जो है बोली या कहे भाषा है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, काफी महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। अब आते हैं इनके अन्य प्रमुख तत्व। सबसे पहला आता है घोटुल प्रथा। ध्यान रखिएगा ये गोड़ जनजाति का सबसे एमपी क्वेश्चन है कि घोटुल प्रथा किस जनजाति में विद्यमान है, ये आपसे पूछा जाता है। तो स्पेशली ध्यान रखना गोड़, ऑप्शन में आपको गोड़ ही दिखेगा। वैसे घोटुल प्रथा जो है ये कुछ है जो अन्य जनजातियों में भी है, पर एग्जाम में जो है गोड़ का नाम पहले आता है। अब देखिए घोटुल प्रथा का मतलब क्या होता है कि ये युवा ग्रह होते हैं जहां पर अविवाहित युवक युवतियां अपना सांस्कृतिक जो है कल्चरल बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो युवा ग्रह या घोटुल प्रथा। अब देखिए आता है दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन, मड़ई। देखिए हम सामान्यतः क्या बोलते हैं, मेला, गोड़ जनजाति क्या बोलती है, मड़ई। तो मध्य प्रदेश में जो मेले लगते हैं जहां जहां गोड़ जनजाति रहती है, तो बहुत फेमस है मंडला का मड़ई। यहाँ पर बड़े लेवल पर फेस्टिवल का आयोजन होता है, काफी सारे लोग आते हैं।
तो ध्यान, मध्य प्रदेश में कहां पर है? मंडला। इसके अलावा देखिए आता है नारायणपुर छत्तीसगढ़। यह भारत का सबसे बड़ा मड़ई है। ये मेला जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है। तो ध्यान रखिए, नारायणपुर छत्तीसगढ़ का मड़ई मेला, ये जो है गोंड जनजाति से रिलेटेड और काफी फेमस है। मध्य प्रदेश में ध्यान रखिएगा, मंडला जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अदर एग्जाम के लिए या इवन एमपीपीएससी के लिए भी, नारायणपुर छत्तीसगढ़। और मड़ई का मतलब क्या हुआ? मेला, जहां पर गोंड आदिवासी अपने जरूरत की वस्तुएं खरीदते और बेचते हैं। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, खेहुल पारा। तो देखिए जब किसी गोंड जनजाति में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के समय गाया जाने वाला गाना, सॉन्ग, कि जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले, अमरता मिले, स्वर्ग की प्राप्ति हो, वो क्या कहलाता है? खेहुल पारा। इस शब्द को विशेष ध्यान रखना। पूछा जाता है कि खेहुल पारा क्या है, किस जनजाति से संबंधित है। अब देखिए एक और प्रथा की तरफ चलते हैं कि गोंड जनजाति किसी की मृत्यु के बाद अग्निदाह भी करती है और दफनाती भी है। दोनों तरीके से ये जो है शव को समाप्त करती है, अग्निदाह भी होता है और दफनाना भी। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, आपने बहुत सारी नई नई जानकारी प्राप्त करी हो। अब यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।